नमस्कार, मैं विनोद मिश्रा, एजुकेटेड एबीएम लॉ अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 जो कि रिकवरिंग पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है पर बात करने वाले हैं। ये चैप्टर 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले दो सेक्शन नंबर 5 एंड 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात करते हैं और सेक्शन नंबर 7 एंड 8 मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात करते हैं। ठीक है, आज की जो ये वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, आज की जो ये क्लास है, ये सेक्शन नंबर 5 पे होने वाली है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने सेक्शन रखता हूँ। सेक्शन क्या कहना चाहता है? सेक्शन नंबर 5 कहता है पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। जो व्यक्ति किसी विशिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका कब्जा प्रत्युद्धरण कर सकेगा। ठीक है, तो सेक्शन में कुछ चीज़ें जिसको हमको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जो चीज़ है वो है स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? तो देखिए, इसमें जो स्पेसिफिक वर्ड है ये विशिष्टता को दर्शाता है। जिस प्रॉपर्टी को आप क्लेम कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको वापस चाहिए, उस प्रॉपर्टी के बारे में आपको स्पेसिफिकली ये बताना पड़ेगा। जिस प्रॉपर्टी का पोजीशन आप चाहते हैं कि वो आपको वापस मिले, आपको विशिष्ट तौर पर बताना पड़ेगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। उसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि वो जो नदी के किनारे जो प्रॉपर्टी है, जिसका खसरा नंबर ये है, जिसका रकबा इतना है, वो प्रॉपर्टी मेरी और वो प्रॉपर्टी मुझे, उसका पोजीशन मुझे वापस चाहिए। तो प्रॉपर्टी के बारे में स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। विशिष्ट तौर पे आप ये बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका पोजीशन आपको चाहिए। तो स्पेसिफिक शब्द उस चीज़ को दर्शाता है। दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसकी कोई डेफिनेशन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं दी हुई है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर आप डेफिनेशन क्लॉज में जाएंगे तो वहाँ पर ये कहा गया है कि अगर कोई डेफिनेशन आपको यहाँ नहीं मिलती है तो आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट में जाइए और वहाँ पर अगर आपको वो डेफिनेशन मिल जाए तो वहाँ से उठा लीजिए। पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई डेफिनेशन नहीं। ऐसी स्थिति में जब हमको किसी शब्द का मतलब जानना होता है या इंटरप्रिटेशन में हमको कोई दिक्कत हो रही होती है तो एक एक्ट पास किया गया है जो कि इंडिया में जो कानून है उनको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। उसका नाम है द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1987। जनरल क्लॉज एक्ट 1987 के सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन नंबर 26 में आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। वहाँ जो डेफिनेशन दी गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो क्या कहती है? वो कहती है कि भाई जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो अचल संपत्ति है, उसमें लैंड शामिल है, ज़मीन, भूमि। लैंड से जो बेनिफिट्स अराइज होते हैं वो सारी चीज़ें इस कैटेगरी में आ जाएंगी। ठीक है, लैंड से जो चीज़ें अटैच हैं, जैसे आपका घर, ये उस कैटेगरी में आ जाएंगी। और साथ ही साथ लैंड से अटैच्ड चीज़ों से परमानेंटली जो चीज़ें जकड़ी हुई है वो भी इस कैटेगरी में आती है। यानी कि जो आपका घर है वो लैंड से अटैच हो गया और इसमें जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ज़मीन से अटैच चीज़ों से परमानेंटली जकड़ी हुई चीज़ें। तो ये भी जो है वो इस डेफिनेशन के तहत इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ हमको समझ में आता है कि जो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है। दूसरी जो जरूरी चीज़ है वो है इंटाइटल्ड टू द पोजीशन। अब ये इंटाइटल्ड वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हम किसी प्रॉपर्टी के इंटाइटल्ड कब होते हैं। तो देखिए, इंटाइटलमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम प्रॉपर्टी के ओनर हो, और ये सेक्शन भी इसी बात को हमारे सामने रखता है। इस सेक्शन में जो इंटाइटल्ड वर्ड यूज़ किया गया है इसका मतलब है कि आपके पास प्रॉपर्टी का सेटल्ड पोजीशन होना चाहिए। सेटल्ड पोजीशन का मतलब क्या है कि आप एक ज़मीन पर शांतिपूर्वक जो है वो रह रहे हैं और किसी विरोध के बिना रह रहे हैं। अब ये ओनरशिप के बेसिस पे भी हो सकता है कि अगर आप मालिक हैं किसी प्रॉपर्टी के तो आपके पास उस प्रॉपर्टी का सेटल्ड पोजीशन है, या फिर आपके पास पोजेसरी टाइटल होना चाहिए। ठीक है, मालिक की सहमति से रह रहे हैं या फिर बिना किसी विरोध के किसी संपत्ति में काफ़ी समय से बने हुए हैं, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर इंटाइटल्ड वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके आधार पर आप सेक्शन नंबर 5 में सूट फाइल करेंगे। ठीक है, तो इंटाइटल मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी का सेटल पोजीशन आपके पास होना चाहिए। मालिक है ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के इंटाइटल्ड है और आप उसका पोजीशन वापस चाहते हैं तो आपके पास कितना समय है कोर्ट जाकर के उस संपत्ति का पोजीशन वापस प्राप्त करने के लिए। मैंने कहा कोर्ट जाने के लिए आपके पास कितना समय है। एक चीज़ समझिए, ये जो चैप्टर है ये हमारे सामने एक ही चीज़ रखता है कि भैया अगर आपको किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन चाहिए या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी से किसी को डिस्पोजेस किया जाए तो आपको दोनों कंडीशन में कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको दोनों ही कंडीशन में कोर्ट जाना पड़ेगा।
आप खुद कानून अपने हाथ में लेकर के किसी को प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस नहीं कर सकते या जबरदस्ती किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन खुद रिकवर नहीं कर सकते। तो यह ध्यान रखिए कि आपको इन सेक्शंस को यूज करते हुए कोर्ट जाकर के ही प्रॉपर्टी का पोजीशन रिकवर करना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन नंबर 5 में अगर हम अपना इंटाइटलमेंट प्रूफ करके किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन रिकवर करना चाहते हैं तो हमारे पास कितना टाइम है कोर्ट जाने के लिए, क्योंकि कोर्ट हम कभी भी नहीं आ सकते। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर हम कोर्ट जाकर के अपना रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हमको सेक्शन नंबर 5 को लिमिटेशन एक्ट के साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल नंबर 64 और 65 हमको इस बात का जवाब देता है कि कितने टाइम के अंदर हम कोर्ट जाकर के अपना रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 64 के साथ सेक्शन नंबर 5 को। देखिए, आर्टिकल नंबर 64 हमको एक सुविधा देता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन हमको वापस चाहिए और हम उस प्रॉपर्टी के टाइटल प्रूफ करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। टाइटल प्रूफ करने में क्या समस्या है भाई? टाइटल प्रूफ करने में प्रॉब्लम यह है कि जब हम टाइटल प्रूफ करके किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस लेना चाहेंगे तो वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। पहले आप कोर्ट में अपना टाइटल प्रूफ करिए और उसके बाद जाकर के आपको पोजीशन रिकवर होगा। सेक्शन आर्टिकल नंबर 64 ये कहता है कि भैया आप एक काम करिए, आप अपना प्रीवियस पोजीशन प्रूफ करिए कि डिस्पोजेस करने के पहले मेरा ही पोजीशन उस प्रॉपर्टी पर हुआ करता था, मुझे जो है इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया गया और अब मैं इस प्रॉपर्टी का जो है हकदार हूं। किस आधार पर? प्रीवियस पोजीशन के बेसिस पे। तो आप अपना टाइटल प्रूफ नहीं कर रहे, आप बस ये प्रूफ कर रहे हैं कि मेरा ही इस प्रॉपर्टी पर प्रीवियस पोजीशन था और जिस दिन से आपको डिस्पोजेस किया गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी गया है कि आपको जिस दिन डिस्पोजेस किया गया है उस दिन से आपके 12 साल की लिमिटेशन शुरू होती है और वहां से आप 12 साल के अंदर कभी भी सूट फाइल करके अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस से रिकवर कर पाएंगे। साबित क्या करना है? साबित करना है आपको आपका प्रीवियस पोजीशन, कि जिस दिन मुझे डिस्पोजेस किया गया उससे पहले मेरा ही पोजीशन था, ये भाई साहब बाद में आए। तो यहाँ पे टाइटल के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 5 और आर्टिकल नंबर 65 की। ठीक है, आर्टिकल नंबर 65 ये कहता है कि भाई जिस दिन डिफेंडेंट का टाइटल एडवर्स हुआ उसके 12 साल के अंदर आप सूट फाइल करके पोजीशन क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एडवर्स वर्ड का यूज किया। अब ये एडवर्स पोजीशन क्या होता है? देखिए, बेसिकली अगर हम पोजीशन को डिवाइड करने की कोशिश करें तो दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला है परमिसिव पोजीशन और दूसरा एडवर्स पोजीशन। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए मैंने अपने घर पे एक किराएदार रखा है और हमारे बीच में साल भर का अग्रीमेंट हुआ है कि वो 1 साल तक मेरा किराएदार रहेगा। यहाँ पर वो किराएदार मेरी परमिशन से मेरी प्रॉपर्टी का पोजीशन होल्ड कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे परमिसिव पोजीशन। 1 साल खत्म हो जाता है और अभी भी वो मेरी प्रॉपर्टी खाली करने को तैयार नहीं है। मैंने उसको कहा कि भाई आपका समय पूरा हो गया, अब आप मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दीजिए। वो मान नहीं रहा है। इसका मतलब वो मेरी इच्छा के बिना मेरी प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। इसको हम कहेंगे एडवर्स पोजीशन। तो जैसे ही पोजीशन एडवर्स होता है वहां से 12 साल के अंदर आप जो है कोर्ट में सूट फाइल करके आर्टिकल नंबर 65 के बेसिस पे 12 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं, उसका पोजीशन रिकवर कर सकते हैं। ये मत समझिएगा ना कि अगर किराएदार आपकी मर्जी के बिना बना हुआ है तो आप खुद जा करके उसके सामान बाहर फेंक दिए जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है। वो सब नहीं करना है, नहीं तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। मैंने शुरुआत में ही कहा है कि आपको कोर्ट जाना चाहिए अगर आपको किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन चाहिए। अगर आपको किसी को डिस्पोजेस भी करना है तो भी आपको ये कोर्ट के जरिए ही करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इंटाइटल्ड वर्ड का मतलब समझा कि भैया इंटाइटल्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, और इसको हमने आर्टिकल नंबर 64 और 65 के साथ देखा कि हम इंटाइटलमेंट के बेसिस पे कितने समय के अंदर कोर्ट में सूट फाइल करके अपने प्रॉपर्टी का पोजीशन वापस से रिकवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैनर ऑफ रिकवरिंग पोजीशन की, जो इस सेक्शन का आखिरी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये बताता है कि अगर आपने ये सब प्रूफ कर भी दिया और कोर्ट में ये साबित कर दिया कि आप ही उस कब्जे के हकदार हैं, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन आपको ही मिलना चाहिए, तो फिर कोर्ट जो है वो किस आधार पर कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको उस पोजीशन को रिकवर करवाएगी। तो यहाँ पर आपको इसके लिए ऑर्डर नंबर 21, रूल 35 और 36 को जानना जरूरी है। ये कहता है कि अगर आप ये साबित कर देते हैं आप इंटाइटल्ड पर्सन है प्रॉपर्टी का पोजीशन रिकवर करने के लिए, तो आपको सीपीसी में जो उपबंधित प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया कौन सी है वो यहाँ नहीं दी हुई है, वो यहाँ मैंने आपको बताई है कि ऑर्डर 21, रूल 35 और 36 में जो प्रोसेस बताया गया है उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको जो है वो प्रॉपर्टी रिकवर करवा दी जाएगी, उसका पोजीशन आपको वापस दिलवा दिया जाएगा। तो ये सेक्शन नंबर 5 का एक डिटेल लेक्चर आपके सामने है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशंस के लिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बिल्कुल पूछिए। आगे के लेक्चर्स भी हम इसी चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अलग अलग कानूनों के
कंप्लीट डिटेल लेक्चर आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। धन्यवाद।